हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड सीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल रेन वाटर हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ। तो आपको बताना है कि जो नेचुरल रेन वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5.6। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5.6। Next question is, the process that is responsible for the generation of energy within the core of the sun is। तो आपको बताना है कि जो सन का कोर है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी जनरेशन के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन। कि जो आपका सन है वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो आपको बताना है कि इसमें से किस वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। यदि हम इनका वेवलेंथ ऑर्डर देखें तो सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद आपकी इंफ्रारेड, इसके बाद आपकी विजिबल, फिर आपकी यूवी और इसके बाद आपकी एक्स रेज और लास्ट में आपकी गामा रेज आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है और इसमें से जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो किसकी है, वो है आपकी इंफ्रारेड की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंफ्रारेड। इसी के साथ यदि हम फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है वो इसका बिल्कुल उल्टा चलता है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, वो आपकी गामा रेज की होगी, फिर इसके बाद आपकी एक्स रेज, फिर यूवी, फिर आपकी विजिबल रेज, फिर आपकी इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, लास्ट में आपकी रेडियो। तो आपको याद रखना है कि जो वेवलेंथ ऑर्डर है वो किस तरह से चलता है और जो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है वो किस तरह से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं है। तो इसमें से जो आपका प्रेशर का यूनिट नहीं है वो है आपका न्यूटन पर मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर। तो मतलब कि इसको छोड़कर बाकी ये जो तीन है ये आपके प्रेशर के यूनिट हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हम प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं तो हम बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि बैरोमीटर को किसने डिस्कवर किया तो इसको डिस्कवर किया गया है टॉर्सली के द्वारा। तो जो प्रेशर है इसके यूनिट कौन कौन से हैं, तो जो बार है, एटमॉस्फेयर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये आपके प्रेशर के यूनिट हैं। तो इसमें से जो प्रेशर का यूनिट नहीं है वो है आपका न्यूटन पर मीटर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विटामिन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो इसमें से जो विटामिन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है वो है आपकी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो है आपका विटामिन डी। यदि हम विटामिन डी के केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल। ठीक है, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसी के साथ जो आपकी विटामिन ए है इसका केमिकल नेम रेटिनोल होता है और जो विटामिन सी है इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब यदि हम बात करें कि इन विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होते हैं तो जो आपकी विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेटस, और जो विटामिन ए है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, और जो आपकी विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन सी विटामिन आती हैं, उनके केमिकल नेम क्या है और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले हमारे पास है विटामिन बी 1। तो इसका केमिकल नेम है थियामीन और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके बाद हमारे पास है विटामिन बी 2। इसका केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन और इसकी कमी से कैलोसिस होता है। इसके बाद हमारे पास है बी 3। इसका केमिकल नेम है नियासिन और इसकी डेफिशिएंसी से पेलगरा होता है। इसके बाद हमारे पास है बी 5। तो इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड और इसकी डेफिशिएंसी से बर्निंग फूड सिंड्रोम होते हैं। इसके बाद है विटामिन बी 6। इसका केमिकल नेम है पेरिडॉक्सिन। इसके बाद हमारे पास है बी 7। इसका केमिकल नेम है बायोटीन और इसकी कमी से हेयर लॉस होता है।
इसके बाद हमारे पास है B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। और लास्ट में हमारे पास है B12 और इसका जो केमिकल नेम है वो होता है आपका कोबालामीन। और इसकी कमी से RBC डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी हो जाती है। तो इस टेबल को भी आप लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से जैसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है या फिर इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ये एक बार देख लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। Next question is, which of the following polymeric material is used for making bulletproof jacket? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से पॉलीमेरिक मटेरियल का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। तो जो आपका कैवलर है इसका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैवलर। इसी के साथ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइलॉन 66 की। तो जो नाइलॉन 66 है इसमें दो मोनोमर यूनिट होते हैं। एक है आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा है आपका एडिपिक एसिड। यदि हम बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज क्लाइंबिंग रोप्स बनाने में, ब्रशेस के हैंडल बनाने में और टेक्सटाइल मेकिंग शीट्स में इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ हमारे पास एक और पॉलीमर है, वो है आपका नाइलॉन 6। तो इसके जो मोनोमर यूनिट है वो है आपका कैप्रोलैक्टिन और इसका यूज व्हीकल टायर्स में किया जाता है, फैब्रिक्स में किया जाता है। इसी के साथ जो डेक्रोन है उसके भी दो मोनोमर है, एक है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा है आपका टेरेफेथेलिक एसिड। और जो डेक्रोन है इसका यूज हेलमेट और रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में किया जाता है। इसी के साथ यदि हम रेयॉन की बात करें, तो जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है उसको हम रेयॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है। तो इसमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है वो है आपके पास लाइमस्टोन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लाइमस्टोन। यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें, तो जो आपका वॉशिंग सोडा है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जो आपका बेकिंग सोडा है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो आपका टेबल सॉल्ट है ये तो हमें पता है कि इसका जो केमिकल नेम है वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है कि इनके केमिकल नेम क्या है और इनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो आपको बताना है कि वो कौन सा डिवाइस है जिसके यूज से हम अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपके रेक्टिफायर हैं इनका यूज किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। इसी के साथ यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें, तो जो एमीटर है इसका यूज किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। और जो एमीटर होते हैं इसे हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और जो आपके गैल्वेनोमीटर है इसका इस्तेमाल करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब कि किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस है या नहीं है, तो इस चीज के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इसी के साथ जो आपके ट्रांसफार्मर हैं इनका इस्तेमाल हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके रेक्टिफायर है इनका यूज करते हैं हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड कांट ट्रेवल थ्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से किस में जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। अब हम जानते हैं कि जो साउंड है उसे एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। तो जो साउंड है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूम। अब यदि हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, तो जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है। फिर उसके बाद आपकी लिक्विड में और सबसे कम आपकी गैस में साउंड की स्पीड रहती है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर आपकी लिक्विड में और फिर आपकी गैस में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। तो आपको बताना है कि इनमें से किस लिक्विड में सोडियम को स्टोर करके रखा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम है इसे हम कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इज। तो आपको बताना है कि ऐसा कोई पर्सन जिसको कि मायोपिया है वो कौन से ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है। तो जो मायोपिया है इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है
वो नज़दीक की चीज़ें तो आराम से देख पाते हैं, मतलब कि क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल जिनको कि मायोपिया है वो आपकी दूर के ऑब्जेक्ट जो हैं उन्हें नहीं देख पाते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो मायोपिया है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो रेटिना के सामने बनती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मायोपिया है, यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी रेटिना के सामने बनेगी। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो आपका मायोपिया है, इसे हम कॉनकेव लेंस के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि मायोपिया है, तो यदि हम उसे एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस दें तो उसका ये जो डिफेक्ट है ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो मायोपिया है इस केस में पर्सन को नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम और नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। और ऐसे केस में एक सुटेबल पावर के कॉनकेव लेंस से इस डिफेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। तो आपको बताना है कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें से सबसे वीक फोर्स कौन सी है। तो हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक है वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बाद आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बाद है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बाद आ जाती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। तो जो वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है इसे हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। तो जब ऐसे दो मिसिबल लिक्विड जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होता है, तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाफिंग गैस इज। पूछा गया है कि इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है। तो जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है उसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जोन ऑफ फ्लेम यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको बताना है कि जो गोल्ड स्मिथ है वो गोल्ड और सिल्वर की मेल्टिंग के लिए फ्लेम के किस जोन का यूज करते हैं। तो जो फ्लेम का सबसे बाहरी जोन होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, जो कि सबसे गर्म होता है, उसका इस्तेमाल गोल्ड स्मिथ के द्वारा किया जाता है गोल्ड और सिल्वर की मेल्टिंग के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी आउटर मोस्ट जोन। आज की वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो विटामिन सी है इसका केमिकल नेम क्या है। आपके पास ऑप्शन है रेटिनोल, कैल्सीफिरोल, एस्कॉर्बिक एसिड और नियासिन। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।